वी प्रॉमिस कि इससे आप एटलीस्ट 150 मार्क्स तो ऊपर लेकर के चले जाओगे अगर आप रिलीजियसली इस सीरीज को फॉलो करते हो तो। 7 क्वेश्चंस वर फ्रॉम एमबीआई, एक सिंपल से चैप्टर से, एक साधारण से चैप्टर से 7 सवाल आपसे पूछे हुए थे कि डीएनए क्या होता है जी, डीएनए को कैसे प्रूव किया गया दैट इट इज द जेनेटिक मटेरियल, जो फाइट थी डीएनए की, आरएनए की, प्रोटीन की, उस रेस में डीएनए कैसे आगे जा पाया कि जो 2 डीएनए है उसमें से हाफ ऑफ द डीएनए विल बी कंजर्व एंड रेस्ट हाफ विल बी न्यूली सिंथेसाइज्ड, माने आई हैव टू अनवाइंड इट, आई हैव टू अनट्विस्ट इट, मेरे को डबल स्टैंड खोलना तो पड़ेगा, है ना। परिवार में एक सदस्य जरूर ऐसा होता है जो सबको जोड़ करके रखता है। 3 मॉडिफिकेशंस होती हैं, तीनों ही बहुतायत में इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ से काफी बार पूछा गया है। हेलो बच्चों, a very good evening to all of you. This is your very own favorite Beena Yadav. I welcome you all to Infinity Learn NEET by Shri Chaitanya. बच्चे, इन्फिनिटी लर्न के प्लेटफॉर्म पे आपके लास्ट लेग की जो तैयारी है उसको 2x 3x करने के लिए सीरीज हमने लॉन्च करी है एनसीईआरटी सारांश, जिसमें कि आप जिस भी स्कोर पे हो, बीट 400 बीट 500, वी प्रॉमिस कि इससे आप एटलीस्ट 150 मार्क्स तो ऊपर लेकर के चले जाओगे अगर आप रिलीजियसली इस सीरीज को फॉलो करते हो तो। बच्चे, अगर मैं बॉटनी की बात करूं तो हमने जेनेटिक्स से शुरुआत करी थी, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वी आर डन, एमबीआई का फर्स्ट लेक्चर हो चुका है, एमबीआई का सेकंड लेक्चर आज होने वाला है। एमबीआई अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। मैं आपको लास्ट क्लास में दिखा चुकी हूँ कि लास्ट ईयर 2022 के एग्जाम में 7 क्वेश्चंस वर फ्रॉम एमबीआई, एक सिंपल से चैप्टर से, एक साधारण से चैप्टर से 7 सवाल आपसे पूछे हुए थे। तो आप सोचे अगर इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से समझ लेते हो, एक एक शब्द को, एक एक वर्ड को, एक एक क्वेश्चन अगर आप इसका कर पाते हो तो आप अपने ड्रीम कॉलेज के कितना पास जा पाओगे। तो 4 स्टेप आपके आगे चले जाएंगे अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पुख्ते से पूरा कर लेते हो। ऑलराइट बच्चे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, क्या क्या चीज अच्छी लग रही है, क्वेश्चन जो आप सॉल्व करते हो कितने मार्क्स आप उसमें लेकर के आ पा रहे हो। शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। तो दिस इज योर लेक्चर 2। हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे इस चैप्टर में कि डीएनए क्या होता है जी, डीएनए को कैसे प्रूव किया गया दैट इट इज द जेनेटिक मटेरियल, जो फाइट थी डीएनए की, आरएनए की, प्रोटीन की, उस रेस में डीएनए कैसे आगे जा पाया। विभिन्न प्रकार के साइंटिस्ट ने विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया एंड फाइनली द रिजल्ट वाज दैट डीएनए इज योर जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद हमने समझा था कि डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है, इतना बड़ा डीएनए छोटे से डायमेंशन ऑफ न्यूक्लियस में कैसे ऑक्यूपाई हो पाता है, हिस्टोन्स क्या होते हैं, उस पे बेस्ड हमने सवाल भी लगा लिए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हमने सॉल्व कर लिया था। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अगर हम बात करें डीएनए के रेप्लिकेशन की तो मैं आपको समझा चुकी हूं कि ये प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में, दोनों ही टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में प्रूव हो चुका था दैट डीएनए रेप्लिकेट्स सेमी कंजर्वेटिवली। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? इसका मतलब ये है कि जो 2 डीएनए है उसमें से हाफ ऑफ द डीएनए विल बी कंजर्व एंड रेस्ट हाफ विल बी न्यूली सिंथेसाइज्ड, माने 2 स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड तो पुराने वाला आएगा एंड दूसरा स्ट्रैंड नया सिंथेसाइज होगा। दैट इज योर डीएनए रेप्लिकेशन। काफी साइंटिस्ट ने बड़ी जद्दोजहद करी, किसी ने कहा कि यार कंजर्वेटिव मोड होता है, किसी ने कहा डिस्पर्सिव मोड होता है, बट फाइनली ये समझ में आया थ्रू मेजल्सन एंड मैथ्यू एक्सपेरिमेंट दैट इट इज योर सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। अब हम डिटेल्ड में समझते हैं कि डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है, क्या क्या एंजाइम्स की वहां रिक्वायरमेंट होती है, एंजाइम्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं एंड जो रिजल्ट निकल करके आता है, जो डीएनए हमारे पास बनता है वो क्या कैसे बनता है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो भाई शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, बच्चे आपको पता है अच्छे से कि डीएनए जो है आपका वो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। तो अगर मुझे इस डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर से कुछ नया सिंथेसाइज करना है तो द फर्स्ट स्टेप हैज टू बी आई हैव टू अनवाइंड इट, आई हैव टू अनट्विस्ट इट, मेरे को वो डबल स्ट्रैंड खोलना तो पड़ेगा, तभी तो मैं जा करके एक स्ट्रैंड को पुराना लेकर के नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर पाऊंगी। अब खोलना पड़ेगा, हमें समझ में आ गया, लेकिन किस पॉइंट से, किस पोजीशन से, कहां से स्टार्ट करें? तो जिस पोजीशन से आप स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों उसको हम कहते हैं ओराई।
ओराई मीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां पे आपका रेप्लिकेशन शुरू होने वाला है। तो स्टार्टिंग पॉइंट वुड बी योर ओराई, मैं लिख देती हूं, इट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक बात है जी, हमें मिल गया है स्टार्टिंग पॉइंट। अब नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू अनवाइंड इट, वी हैव टू अनट्विस्ट इट। अब अनट्विस्ट करने के लिए, अनवाइंड करने के लिए किसी एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। यस ऑफ कोर्स वी हैव हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम का फंक्शन क्या होता है? इट सेपरेट्स द टू स्ट्रैंड व्हिच आर फॉर्मिंग रेप्लिकेशन फॉर्क। जो दो स्ट्रैंड है वहां पे स्पेसिफिकली ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे ये से कंबाइन करता है, एंड कंबाइन करके उसको ओपन कर देता है, उसको सेपरेट कर देता है। जब उस पॉइंट से सेपरेट करेगा हेलिकेज तो जो स्ट्रक्चर, जो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर आपके सामने आएगा उसको आप कहते हैं जी रेप्लिकेशन फॉर्क। इस रेप्लिकेशन फॉर्क के इर्द गिर्द ही सारी कहानी घूमती है, कैसे आपके नए डीएनए सिंथेसाइज होते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। तो भाई ओराई क्या होता है? वी नो दैट। हेलिकेज क्या है? Yes, we know that replication fork. This is the small opening of the DNA helix. चलिए जी आगे स्टार्ट करते हैं। अब भाई हमने ओपनिंग कर दी, अब हमें चाहिए कि पुराने स्ट्रैंड को मद्देनजर रखते हुए नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करा जाए। अब नए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करना मतलब उसमें डीएनटीपीज को ऐड करना। इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही सक्षम एंजाइम है विच इज कॉल्ड एज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। जबरदस्त स्पीड से काम करता है। जबरदस्त को अगर हम डिफाइन करें तो भैया 2000 बेस पेयर पर सेकंड ऐड करने की क्षमता रखता है। इतनी खतरनाक इसकी स्पीड है। स्पीड के साथ में हमें यहाँ पे एक्यूरेसी की भी रिक्वायरमेंट होती है। एक्यूरेट नहीं होगा तो म्यूटेशन होंगी, हम नहीं चाहते म्यूटेशन हो, हम चाहते हैं कि अच्छी स्पीड एंड बेस्ट एक्यूरेसी के साथ में न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करें। चलिए जी, तो हमारे पास एंजाइम आ गया है व्हिच इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन इसके साथ में ना एक प्रॉब्लम है। ऑसम एंजाइम है, स्पीड खतरनाक, एक्यूरेसी जबरदस्त, लेकिन प्रॉब्लम ये है इट कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस। ये स्टार्ट नहीं कर सकता। स्टार्ट कोई और करके दे दे उसके बाद पूरा पॉलीमराइज कर लेगा। जैसे हम क्लास में जब बोर्ड एग्जाम में चीटिंग कर रहे होते तो हम कहते हैं यार स्टार्टिंग का एक पॉइंट बता दे, फिर तो मैं पूरा 5 नंबर का 10 नंबर का लिख दूंगा। तो इसका वही हाल है, इसको स्टार्टिंग का एक पॉइंट चाहिए, उसके बाद ये पूरा 10 नंबर का क्वेश्चन लिखने योग्य है। तो बच्चे स्टार्टिंग का पॉइंट जो फर्स्ट प्राइमर फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा दैट वुड बी थ्रू प्राइमेज एंजाइम। प्राइमेज एंजाइम का काम होता है मेरे बच्चों आरएनए प्राइमर को सिंथेसाइज करना। आरएनए प्राइमर क्या होता है? इट इज शॉर्ट आरएनए फ्रेगमेंट दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए। माने मेरे को स्टार्टिंग में एक छोटा सा फ्रेगमेंट चाहिए जिसको कि मैं अटैच कर पाऊं और उसके साथ में डीएनए पॉलीमरेज पूरा बिल्डअप कर ले, डीएनए पॉलीमरेज पूरा का पूरे डीएनए को सिंथेसाइज कर पाए। तो बच्चे आरएनए प्राइमर आपका एक शॉर्ट आरएनए फ्रेगमेंट है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम दैट कैटालाइज द रिएक्शन इनटू 5 to 3' डायरेक्शन। अब डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो ऐड करता है मेरे बच्चों डीएनटीपीज व्हिच इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। अब जो डीएनटीपीज होते हैं इसके दो फंक्शन है। पहला तो ये एज अ सबस्ट्रेट वर्क करेंगे रिएक्शन के अंदर। दूसरा ये रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जो ऊर्जा की आवश्यकता है, वो एनर्जी भी प्रोड्यूस करेंगे आपके डीएनटीपीज। राइट, तो these are the two functions of your DNTPs जो आप देख पा रहे हैं। we have cytosine, guanine, thymine and we have adenine as well. Alright, तो भाई कहानी हमको समझ में आ चुकी है अब तक की ये कि origin of replication से starting होएगी, हेलिकेज वहां पे आके बाइंड करेगा, अनवाइंड करेगा, अनवाइंड करने के बाद we have DNA dependent DNA polymerase जो प्रोसेस को कर सकता है बट वो इनिशिएट नहीं कर पाता है। स्पीड अच्छी है, एक्यूरेसी जबरदस्त है, इनिशिएट करने में प्रॉब्लम है। दैट्स व्हाई वी हैव प्राइमेज। प्राइमेज एक आरएनए प्राइमर को ऐड करेगा ताकि उस आरएनए प्राइमर के बिहाफ पे वो स्टार्टिंग पॉइंट और उसके बाद आपका डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज पूरे डीएनए को पॉलीमराइज कर पाए। किसकी मदद से करेगा? डीएनटीपीज की मदद से। डीएनटीपीज क्या होते हैं? जो आपके एज ए सबस्ट्रेट भी वर्क करेंगे एंड वो एनर्जी भी प्रदान करेंगे आपकी प्रोसेस के लिए। ऑलराइट, तो बच्चे जब आपके हेलिकेज ने अनवाइंड किया इस पॉइंट से तो जो एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको मेरे लाल कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क।
इसको आप बुला देते हो बच्चे रेप्लिकेशन फॉर्क। अब देखिए जी, रेप्लिकेशन फॉर्क जो है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात मैं आपको बता रही हूँ। जो आपका डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, उसके साथ में एक और दुविधा है। दुविधा ये है कि वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही पॉलीमराइज कर सकता है, इसके अलावा दूसरे डायरेक्शन को वो चूज नहीं कर सकता। अब प्रॉब्लम क्या अराइज होती है, जब यहां से अनवाइंड कर दिया, इतना सेगमेंट ऑफ डीएनए मेरे पास फ्री है सिंथेसाइज करने के लिए, तो ये जो स्ट्रैंड है पेरेंटल का 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे प्राइमर को ऐड करूंगी एंड जो मेरा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है वो सिंथेसाइज कर देगा, बिकॉज नया स्ट्रैंड विल बी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एंटी पैरेलल होता है, यू नो इट वेरी वेल, कल समझा चुकी हूँ मैं, ठीक है। तो एंटी पैरेलल होने की वजह से यहाँ पे आपका 5 टू 3 सिंथेसाइज हो जाएगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आएगा कब, जब ये जो दूसरा स्ट्रैंड है मेरे बच्चे, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। डीएनए पॉलीमरेज ऐड कर सकता है 5 टू 3 के अंदर, मतलब उसको यहाँ पे एक प्राइमर को ऐड करने की आवश्यकता होगी, तो ये अपोजिट डायरेक्शन बनेगी, मतलब ये 5 टू 3 बना आपका, यहाँ प्राइमर ऐड हुआ एंड सिंथेसाइज कर दिया। प्रॉब्लम तब होगी जब नेक्स्ट स्ट्रेच ऑफ डीएनए को अनवाइंड करा जाएगा। तो जब ये नेक्स्ट स्ट्रेच को अनवाइंड करा गया, यहाँ पे तो प्राइमर ये था तो कॉन्टिन्यूअसली सिंथेसाइज हो पाएगा, लेकिन यहाँ पे अब क्या किया जाए, ये प्राइमर तो यहीं पे छूट गया है। सो what we need to do, we need to add one more primer in the process। तो यहाँ पे हमने एक और प्राइमर को ऐड किया, बन गया तुम्हारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोजीशन पे, वापस से अब ये स्ट्रेच कर देगा, वापस से सेम प्रॉब्लम। हेलिकेज ने जब थर्ड स्ट्रेच लिया, इतना अनवाइंड कर दिया, यहाँ कोई फाइट नहीं है, कॉन्टिन्यूअसली सिंथेसाइज हो रहा है, यहाँ पे वी नीड टू ऐड वन मोर प्राइमर। तो जितना जितना हेलिकेज अनवाइंड करता जाएगा, उतने ही नए प्राइमर्स हमें ऐड करने पड़ेंगे इस वाले स्ट्रैंड पे। तो जो सिंथेसिस हो रहा है दैट इज डिसकॉन्टिन्यूअस इन नेचर। एक स्ट्रैंड पे कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस है, दूसरे पे डिसकॉन्टिन्यूअस है। यहाँ पे एक स्ट्रेच में ही आपका डीएनए बन गया है, इसीलिए आप इसको कहते हैं जी लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड। वेयरएज ये जो दूसरे वाला है, यहाँ पे बिट्स एंड पार्ट्स में आपका बन रहा है, इसको हम कहते हैं जी लैगिंग स्ट्रैंड। क्या कहा मेरे बच्चों, लैगिंग स्ट्रैंड। अब जो बिट्स एंड पार्ट्स है, जो पार्ट्स में सिंथेसाइज हो रहा है, इन पार्ट्स को हम कहते हैं बच्चे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। दीज आर योर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। आया समझ एवरीवन? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहां प्रोड्यूस होंगे, जब पेरेंटल स्ट्रैंड आपका 5 टू 3 है, उस केस में जो नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा, तो डीएनए पॉलीमरेज आपका 5 टू 3 ही वर्क कर सकता है, इसलिए इस डायरेक्शन में सिंथेसाइज करना पड़ेगा। so that we need various primers at various sites। जितना हेलिकेज अनवाइंड करेगा उतना ही हमें प्राइमर उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो जो सिंथेसिस होगा दैट वुड बी डिसकंटिन्यूअस ऑन लैगिंग स्ट्रैंड, यहाँ पे कंटिन्यूअस होगा ऑन टू लीडिंग स्ट्रैंड। ये जो फ्रेगमेंट्स है दीज आर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। एम आई क्लियर? क्यों एक पे कॉन्टिन्यूअस है, क्यों दूसरे पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, ये बात समझ आ गई सारे बच्चों को? चलिए जी, अब जो ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स है, इसको बाद में हम ज्वाइन कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। लाइगेज एक ग्लू लाइक एंजाइम है, इसका काम है लाइगेट करना, जोड़ करके रखना, है ना। परिवार में एक सदस्य जरूर ऐसा होता है जो सबको जोड़ करके रखता है। सिमिलरली किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी एक सदस्य, एक एम्प्लॉय ऐसा जरूर होता है जो सबको जोड़ करके रखता है। तो डीएनए लाइगेज ही एक ऐसा एंजाइम है जो ग्लू लाइक एंजाइम है, जिसका काम होता है बच्चे लाइगेट करना, लाइगेशन प्रोसेस करना, माने जोड़ करके रखना। तो जो डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स थे, उसको जोड़ने का काम विल बी डन बाय डीएनए लाइगेज एंजाइम। Am I clear बच्चों? Am I clear? तो अगर मैं आपको थोड़ा समराइज करके दूं, सबसे पहले हमने बात करी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की, जहां से प्रोसेस शुरू होने वाली है। फिर हमने बात करी बच्चे हेलिकेज एंजाइम की, जो कि अनवाइंडिंग करता है। फिर हमने बात करी डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की, जो कि जबरदस्त स्पीड और एक्यूरेसी से काम करता है, लेकिन इनिशिएट नहीं कर सकता, इसलिए मेरे पास है प्राइमेज,
जो कि इनिशिएट कर पाएगा, प्राइमर को ऐड कर पाएगा। जब इनिशिएट कर दिया इसने डीएनटीपीज को ऐड करना शुरू कर दिया, तो एक स्ट्रैंड विल बी योर कॉन्टिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड जो लीडिंग होगा, दूसरा डिसकॉन्टिन्यूअसली होगा जहां पे ओगाजा के फ्रेगमेंट्स बनेंगे। उसको फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए आई एम हैविंग डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज। Am I clear to all of you? Yes, done. चलिए, तो एक और लाइन बच्चे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ एनसीईआरटी जो काफी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एज ए स्टेटमेंट यूज हुआ है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट चुपके से ये भी डाल दिया आपको एंड पूछ लिया करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो यूकैरियोट्स में द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। ये सिमिलर तथ्य आप साइटोलॉजी में भी पढ़ेंगे, ये सिमिलर तथ्य यहाँ भी दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन इस पे पूछ लिया जाता है। ऑलराइट एवरीवन, तो चला जाए नेक्स्ट स्टेप पे। बच्चे हमने पढ़ लिया डीएनए से डीएनए कैसे बनता है, डीएनए टू डीएनए विच इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। अब चलते हैं जी हम नेक्स्ट स्टेप पे विच इज ट्रांसक्रिप्शन। मेरा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है बच्चे, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इससे मेरे को सिंथेसाइज करना है आरएनए विच इज माय सिंगल स्ट्रैंडेड, ये डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से आरएनए बनाना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। अब सबसे पहला सवाल तो आपके जहन में ये आ रहा होगा कि मैम डीएनए में तो 2 स्ट्रैंड है, आरएनए में एक ही स्ट्रैंड बनेगा, तो दोनों में से कौन सा स्ट्रैंड प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा? यस, या फिर दोनों ही स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करेंगे। तो पहली चीज तो अगर दोनों स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करते हैं तो नेचर में बड़ी ही प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम होगी भाई? सिंपल सी बात है, डीएनए के एक स्ट्रैंड से आप कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस निकाल के ही तो आरएनए बनाएंगे, बिकॉज डीएनए से भी आपने ऐसे ही बनाया है। तो अगर दोनों स्ट्रैंड का आप काउंट करते हैं तो दोनों का एक एक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस निकला, मतलब 2 डिफरेंट एमआरएनए आपके मिल गए। 2 डिफरेंट एमआरएनए से आपके 2 डिफरेंट प्रोटीन्स बन जाएंगे। एक डीएनए 2 डिफरेंट प्रोटीन बना रहा है, नेचर में ये बात हजम नहीं हो पाएगी। दूसरा प्रॉब्लम ये है बच्चे, जो 2 आरएनए बनेंगे वो भी तो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तो अगर उन्होंने ही कंबाइन कर लिया और प्रोटीन बनाया ही नहीं, फिर तो वारे ही न्यारे हो जाएंगे। तो दोनों ही स्टेप आर नॉट फिजिबल। आउट ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स ओनली 1 स्ट्रैंड विल पार्टिसिपेट। अब कहानी आती है, कौन सा स्ट्रैंड? जो स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करेगा बच्चे उसको हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसको कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। गजब हालत है भाई, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा उसको कोडिंग बुला रहे हैं, जो कर रहा है उसको टेम्पलेट बुला रहे हैं। इसका रीजन ये है भाई, टेम्पलेट स्ट्रैंड से जब आप आरएनए बनाते हैं मेरे बच्चे, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ही तो बनता है, एक्सेप्ट आरएनए में आपका यूरेसिल होगा इंस्टेड ऑफ थायमिन। मतलब जो सीक्वेंस आरएनए का है वही सीक्वेंस इस दूसरे स्ट्रैंड का भी है, बिकॉज ये 2 स्ट्रैंड्स भी तो कॉम्प्लीमेंट्री है। यस, तो सिंस these 2 strands are similar except one part, डीएनए में we have thymine, आरएनए में we are having uracil, इस पार्ट को छोड़ के एक जैसे है हूबहू, इसीलिए इस दूसरे स्ट्रैंड को आप कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। तो जिस स्ट्रैंड ने पार्टिसिपेट किया प्रोसेस में उसको मैंने कहा टेम्पलेट, जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया उसको मैंने कहा कोडिंग स्ट्रैंड। राइट बच्चों? यस बच्चों, यस, डन है। अब कहानी आ जाती है एंजाइम की। रेप्लिकेशन में तो दुनिया भर के एंजाइम थे, वी नीड हेलिकेज, वी नीड ओराई, वी नीड प्राइमेज, वी नीड डीएनए पॉलीमरेज, वी नीड डीएनए लाइगेज। यहाँ पे 1 मैन आर्मी है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के ही कंधों पे सारा भार लाद दिया है, यही एंजाइम सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। ये डीएनए को एज ए टेम्पलेट यूज करेगा, फर्स्ट पॉइंट, ये पॉलीमराइज करेगा इन द डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये यूरेसिल को ऐड करेगा इंस्टेड ऑफ थायमिन। ये तीनों ही काम अपना स्वयं करने ये योग्य है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। ऑलराइट बच्चे, चलते आगे। तो मैंने आपको समझा दिया कि दोनों स्ट्रैंड कॉपी क्यों नहीं होते, एक ही स्ट्रैंड क्यों होता है। पहला कारण उसका ये है कि मान लीजिए दोनों स्ट्रैंड को हम यूज कर लेते हैं, दोनों स्ट्रैंड कॉपी हो जाते हैं, तो इस स्ट्रैंड से बना ये आरएनए 1
इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, इससे बिना RNA2 ये प्रोटीन 1 बनाएगा, प्रोटीन 2 बनाएगा, तो एक डीएनए स्ट्रैंड से 2 प्रोटीन बन रहे हैं। नेचर में ऐसा फिजिबल, नेचर में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है बच्चे। दूसरा कारण इसका ये भी है, अगर इसने जो दोनों स्ट्रैंड है वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, अगर कंबाइन कर गए फिर तो वारे न्यारे हैं, आपका प्रोटीन बन ही नहीं पाएगा। राइट बच्चों, इसीलिए एक ही स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करता है, जो पार्टिसिपेट करता है उसको आप टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, एंड जो पार्टिसिपेट नहीं करता है प्रोसेस में उसको आप कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। राइट, ऑलराइट, तो समझते हैं जी प्रोसेस को थोड़ा विस्तार से। अगर हम बात करें प्रोसेस की, तो डीएनए का जो फ्रेगमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है प्रोसेस में उसको आप ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट कहते हैं। इसके 3 पार्ट है, वन इज प्रोमोटर, देन वी हैव स्ट्रक्चरल जीन्स एंड देन वी हैव टर्मिनेटर। जो स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं ये एक्चुअल में आरएनए मॉलिक्यूल के लिए कोड करते हैं। प्रोमोटर ये 5 प्राइम एंड पे प्रेजेंट होता है। अब जो आपको समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा स्ट्रैंड टेम्पलेट है, आप पता लगा सकते हो बाय द प्रेजेंस ऑफ प्रोमोटर। जहां पे प्रमोटर होगा वही आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो 5 प्राइम पोजीशन पे आपका प्रेजेंट है जी प्रमोटर। RNA polymerase binds at the promoter to initiate the process. Then we have terminator, मूवी वाला टर्मिनेटर नहीं, नाम से समझ में आ रहा है, टर्मिनेट कर देता है, स्टॉप कर देता है प्रोसेस को। तो जो 3 प्राइम एंड पे प्रेजेंट है कोडिंग स्ट्रैंड के, जो स्टॉप कर रहा है प्रोसेस को, उसको आप कहते हैं टर्मिनेटर। ऑल राइट, देख लेते हैं प्रोकैरियोट्स में कैसे ये ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट काम करता है, उसके बाद हम यूकैरियोट्स की बात करेंगे। अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो बच्चे मैं आपको बता चुकी हूँ आरएनए पॉलीमरेज, जिसको आप कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, सेल्फ सफिशिएंट है, सक्षम है सारे काम करने के लिए। इसको ना हेलिकेज की रिक्वायरमेंट है, ना प्राइमेज की, ना डीएनए लाइगेज की, सारे काम स्वयं कर सकता है। लेकिन इनिशिएट करने के लिए इसको बताना पड़ेगा कि भैया शुरू हो जाओ, टर्मिनेट करने के लिए बताना पड़ेगा कि भैया बस थामा, रुक जाओ रुक जाओ। ठीक है, तो जब आरएनए पॉलीमरेज के इनिशिएशन फैक्टर बाइंड करता है, इसका मतलब हुआ प्रोसेस को इनिशिएट करना है। जब आरएनए पॉलीमरेज के टर्मिनेशन फैक्टर बाइंड करता है, इसका मतलब होता है जी प्रोसेस को टर्मिनेट करना है। एम आई क्लियर? Am I clear? तो इनिशिएट करने के लिए we have initiation factor which is your sigma. Sigma is your initiation factor. जब वो कंबाइन करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज को एक एक्स्ट्रा पावर मिल जाएगी to initiate the process. प्रोसेस इनिशिएट करने के बाद तो बड़े आराम से स्ट्रक्चरल जीन्स के अंदर वो डीएनटीपीज को ऐड करते हुए चला जाएगा, एंड पॉलीमराइज करता चला जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को निकालता हुआ चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओपनिंग भी खुद ही कर लेगा, एलोंगेशन भी खुद ही कर लेगा। अब जब इसके टर्मिनेशन फैक्टर आके बाइंड करेगा विच इज रो फैक्टर, जब रो फैक्टर ने कंबाइन किया, इट मार्क्स एंडिंग ऑफ द प्रोसेस, मतलब अब आपको स्टॉप करना है। तो जब ये एंजाइम पहुंच जाएगा टर्मिनेटर पे, तो जो नेसेंट आरएनए आपका बना वो भी निकल जाएगा, एंड आरएनए पॉलीमरेज भी आपका वहां से निकल जाएगा। तो मेरा ये सीक्वेंस भी मिल गई मेरे को, आरएनए की सीक्वेंस, एंड मेरा ये एंजाइम भी बाहर आ जाएगा। राइट बच्चे, तो सिंपल सी बात है, आरएनए पॉलीमरेज सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर पाता है। वी हैव सिग्मा एंड रो फैक्टर। सिग्मा आपका इनिशिएशन फैक्टर है, रो फैक्टर आपका टर्मिनेशन फैक्टर है। स्ट्रक्चरल जीन्स का आप पॉलीमराइज करते हुए चले जाएंगे, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। आरएनए पॉलीमरेज भी उतना ही एफिशिएंटली वर्क कर पाता है जितना कि डीएनए पॉलीमरेज कर पाता है। ऑलराइट एवरीवन, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, व्हिच इज टाइप्स ऑफ आरएनए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं जी आपके यहां से, मैं बता देती हूँ ये आपका एमसीक्यू अलर्ट है। 2023 में भी यहां से सवाल जरूर आ सकता है। सो वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए। वी हैव एमआरएनए, वी हैव टीआरएनए, वी हैव आरआरएनए। mRNA, M स्टैंड्स फॉर मैसेंजर आरएनए, आप इसको मैच्योर आरएनए भी कहते हैं। टीआरएनए, T स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए, R स्टैंड्स फॉर राइबोसोमल आरएनए। आरआरएनए समझ में आ गया, राइबोसोमल माने राइबोसोम्स में ये प्रेजेंट होगा। इट हेल्प्स इन कैटालाइजिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। टीआरएनए ये कैरी करता है अमाइनो एसिड्स को, करेक्ट अमाइनो एसिड को टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस।
एंड mRNA में तो एक्चुअल में कोडोन ही प्रेजेंट है, ये कैरी करता है मैसेज को फ्रॉम डीएनए एंड फाइनली बनाता है प्रोटीन. सो टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस विल बी योर mRNA. इट कैन हैव वन और मोर सिस्ट्रोन. ऑलराइट बच्चे, चलते आगे. सिस्ट्रोन क्या होता है, ये वर्ड बड़ा कंफ्यूजिंग है. आज से 5 साल पहले का पेपर उठा के देखोगे तो बड़ी बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है सिस्ट्रोन क्या होता है. तो सिस्ट्रोन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर ए पॉलीपेप्टाइड. दिस इज कॉल्ड एज सिस्ट्रोन. एक पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करने वाला जो सेगमेंट होता है उसको आप सिस्ट्रोन कहते हैं. दो डिफरेंट टाइप का प्रेजेंट हो सकता है. वी हैव मोनोसिस्ट्रोनिक एंड वी हैव पॉलीसिस्ट्रोनिक. मोनोसिस्ट्रोनिक, इट कंटेन्स सिंगल सिस्ट्रोन. यूकैरियोट्स में आपका मोनोसिस्ट्रोनिक पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में आपका पॉलीसिस्ट्रोनिक, जहां पे कि आपके मल्टीपल सिस्ट्रोन प्रेजेंट है. याद नहीं होता हो तो पी से पॉलीसिस्ट्रोनिक, पी से प्रोकैरियोट्स, पी से प्रोकैरियोट्स. ऑलराइट बच्चे, तो प्रोकैरियोट्स में वी हैव पॉलीसिस्ट्रोनिक एंड यूकैरियोट्स में वी हैव मोनोसिस्ट्रोनिक कंडीशन. चलते हैं जी यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन पे. भाई प्रोकैरियोट्स का तो हमने समझ लिया, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड था. आपके डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होने लग रहा था. आपके डीएनए से आरएनए बनाने के लिए जो मेजर एंजाइम है, जो मेन एंजाइम है, दैट वाज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. इनिशिएट करने के लिए सिग्मा लग जा रहा था, स्टॉप करने के लिए रो फैक्टर लग रहा था. एज सिंपल एज दैट. आरएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइज भी कर सकता है, इनिशिएट भी कर सकता है, अनवाइंड भी कर सकता है, सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है. राइट, चलते हैं जी यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन पे. पहली बात तो ये न्यूक्लियस में होता है. न्यूक्लियस में होगा यूकैरियोट्स में. यूकैरियोट्स हैव 3 आरएनए पॉलीमरेज. यहाँ पे 3 आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, 3 डिफरेंट आरएनए को सिंथेसाइज करने के लिए. वी हैव पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3. वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अलर्ट. बहुत बार यहां से सवाल आया है बच्चों. अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो पॉलीमरेज 1 इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसक्राइब आरएनए. मैं यहां लिख रही हूं, poly 1 is responsible for transcription of rRNA 28S, 18S and 5.8S. ठीक है. Polymerase 2 transcribes HNRNA. HNRNA आगे चल के आपका mRNA बना देता है. Polymerase 3 मेरे बच्चों, Polymerase 3 ये बनाता है tRNA, 5S rRNA and SNRNA. ये जो मैम ने लिख दिया है 2023 में सवाल जरूर आ जाएगा. लीक कर दिया पेपर. 2023 में एक क्वेश्चन यहां से जरूर आ जाएगा. ये पेपर लीक हो गया आपका. पॉलीमरेज 1 rRNA को ट्रांसक्राइब करता है. पॉलीमरेज 2 HNRNA जो आगे चल के mRNA बनाता है. पॉलीमरेज 3 tRNA, 5S rRNA एंड SNRNA को ट्रांसक्राइब कर पाता है. वेरी 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 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. बहुत बार यहां से सवाल आया हुआ है बच्चे. HN मतलब हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए, ये आगे चल के मैच्योर आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है. SN मतलब स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए. ऑलराइट बच्चे, चलते हैं आगे. तो अगर हम बात करें mRNA की, इट कैरीज मैसेज फ्रॉम डीएनए, टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. जो tRNA है, इट कैरीज अमाइनो एसिड्स टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. rRNA आपका राइबोसोम्स में प्रेजेंट होता है एंड दिस इज योर स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, जो कि आपकी स्प्लाइसिंग में हेल्प करता है. ये स्प्लाइसिंग क्या होता है अभी मैं आपको समझाने जा रही हूँ. नेक्स्ट टॉपिक स्प्लाइसिंग की है. राइट, तो rRNA जो है वो राइबोसोम्स को फॉर्म करता है अलोंग विद राइबोसोमल प्रोटीन्स. राइबोसोम्स हैव ए की रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, राइबोसोम्स के बिना प्रोटीन सिंथेसिस पॉसिबल नहीं होता है. आपका स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट दोनों ही बाइंड करते हैं एंड फाइनली आपका प्रोटीन सिंथेसाइज हो पाता है. ऑलराइट, तो अगर हम बात करें बच्चे यूकैरियोटिक HNRNA की, तो सबसे पहले यूकैरियोट्स के अंदर जब डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो बनता है आपका हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए. इसमें और मैच्योर आरएनए में डिफरेंस होता है. डिफरेंस ये होता है दैट इट इज प्रीकर्सर ऑफ mRNA. ये लॉन्गर होता है देन द mRNA. लंबा क्यों है? क्योंकि इसमें 2 यूनिट्स हैं. It has introns and exons. Introns क्या होता है मैम? Introns are your non-coding sequence.
जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती है वो इंट्रॉन होती है। व्हाट आर एक्सॉन्स मैम? एक्सॉन्स आर योर कोडिंग सीक्वेंस। जो सीक्वेंस एक्चुअल में कोड करने जा रही है दैट वुड बी कोडिंग सीक्वेंस। जो सीक्वेंस कोड नहीं करेगी, जो इंटरवेनिंग सीक्वेंस है, जो बीच में फिक्स है, दैट वुड बी योर इंट्रॉन्स। तो हमें एक्चुअल में इंट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, हमें तो सिर्फ एक्सॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो HNRNA से जब हम mRNA बनाते हैं तो हम इंट्रॉन्स को हटा देते हैं, सिर्फ एक्सॉन्स को ही अपने पास में रख लेते हैं। ऑलराइट, व्हिच मींस हमें HNRNA को प्रोसेस करने की रिक्वायरमेंट होगी इन ऑर्डर टू फॉर्म मैच्योर RNA। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय प्रोसेस? HNRNA का मैंने कहा भैया प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। इस हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए को एमआरएनए में कन्वर्ट करने के लिए कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी। वो क्या होती है समझ लेते हैं। 3 मॉडिफिकेशंस होती हैं, तीनों ही बहुतायत में इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ से काफी बार पूछा गया है। मैं कहती हूं अगेन, इट इज एमसीक्यू अलर्ट ऑफ एनसीईआरटी। वो क्या 3 चेंजेस है? पहला चेंज है कैपिंग। व्हाट इज कैपिंग? 5 प्राइम एंड के ऊपर मैं एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देती हूं विच इज कॉल्ड एज 5 मिथाइल ग्वानोसिन। अगर यहाँ पे मैंने 5 प्राइम पे मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट को ऐड कर दिया बच्चों, इसको मैंने ऐड कर दिया फर्स्ट पोजीशन पे, दैट इज कॉल्ड एज कैपिंग। कैपिंग। दूसरा होता है जी स्प्लाइसिंग। व्हाट इज स्प्लाइसिंग? मैंने कहा HNRNA का स्ट्रक्चर जो है वो लॉन्ग है इन कंपैरिजन टू mRNA। क्यों? क्योंकि इसमें है जी इंट्रॉन्स जो कि इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस है, एंड इसमें है मेरे बच्चे एक्सॉन्स जो कि कोडिंग सीक्वेंस है। अब मुझको चाहिए सिर्फ कोडिंग सीक्वेंस, तो क्यों ना मैं इसको हटा दूं, सिर्फ कोडिंग सीक्वेंस रख लूं। सो रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स विच इज नॉन कोडिंग एंड जॉइनिंग बैक ऑफ एक्सॉन्स विच इज कोडिंग सीक्वेंस इज कॉल्ड एज स्प्लाइसिंग। इसको आप स्प्लाइसिंग कहते हैं। स्प्लाइस ऑफ कर दिया आपने जो चीज की रिक्वायरमेंट नहीं थी। इसको कौन परफॉर्म करता है? इट इज मीडिएटेड बाय योर स्प्लाइसोसोम। SNRNA प्लस प्रोटीन्स मिलकर के इंट्रॉन को हटा देते हैं, एक्सॉन्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। सेकंड स्टेप था। थर्ड प्रोसेस, प्रोसेसिंग का थर्ड पार्ट, मॉडिफिकेशन का थर्ड स्टेप इज टेलिंग। मैंने कैपिंग किया पहला पार्ट, मैंने स्प्लाइसिंग किया दूसरा पार्ट, थर्ड स्टेप इज टेलिंग। टेल के ऊपर 3 प्राइम एंड के ऊपर 200 to 300 एडिनाइल रेजिड्यूज को मैं ऐड कर दूंगी, इसीलिए मैं इसको पोली ए टेल भी बुलाती हूं। अब आप कहेंगे मैम कैपिंग एंड टेलिंग का क्या फंक्शन हुआ? चलो हम समझ गए, स्प्लाइसिंग में तो हमने नॉन कोडिंग को हटा दिया, काम की चीज को रख लिया, नहीं काम वाली चीज को हटा दिया। बट कैपिंग का क्या काम है? कैपिंग जो है वो mRNA को प्रोटेक्ट करता है। टेलिंग जो है वो mRNA की स्टेबिलिटी को रेगुलेट करता है। आप समझिए, इस mRNA को आगे पार्टिसिपेट करना है प्रोटीन फॉर्मेशन में, है ना? तो इसको एक तो रास्ता चाहिए, राइबोसोम्स को अटैच करने के लिए पोजीशन चाहिए, तो ये उस अटैचमेंट में भी हेल्प करता है, रिकॉग्नाइज करने में भी हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है अपने mRNA को। ठीक है बच्चों? ऑल राइट, चलते हैं जी आगे। आगे चलते हैं बच्चे। डीएनए टू प्रोटीन्स। सो न्यूक्लियस इन द यूकैरियोट्स कंटेन द डीएनए व्हिच इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू एचएनआरएनए। एचएनआरएनए को हम प्रोसेस करते हैं इनटू द एमआरएनए। अब ये जो एमआरएनए है वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में हमें लेकर के आना पड़ेगा। हम बात करें यूकैरियोट्स की। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म में ही आपका प्रोटीन फॉर्मेशन होगा। द मैसेज इन द एमआरएनए इज देन डिकोडेड टू सिंथेसाइज प्रोटीन इन द साइटोप्लाज्म। तो जो कैपिंग है ना, जब वो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में आ रहा है तो कुछ भी डिसरप्शन ना हो, mRNA प्रोटेक्ट फॉर्म में ही रहे, इसके लिए ही तो हमने कैपिंग करी हुई है, इसके लिए ही तो हमने टेलिंग करी हुई है। ऑलराइट बच्चे, चेंज इन द mRNA सीक्वेंस जो है वो अफेक्ट करेगा आपके अमाइनो एसिड सीक्वेंस को भी। राइट, चलिए आगे प्रोटीन फॉर्मेशन पे। हाँ जी, चला जाए आगे। प्रोटीन फॉर्मेशन बच्चों, प्रोटीन फॉर्मेशन, जेनेटिक कोड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
आप कहोगे मैम सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट आप बता रहे हो, भैया 7 सवाल निकालने इस चैप्टर से तो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट तो बताने ही पड़ेंगे। जेनेटिक कोड क्या होता है भाई? जो आपकी mRNA की सीक्वेंस है मेरे बच्चों, दिस mRNA की सीक्वेंस इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द प्रोटीन फॉर्मेशन। यही आपका प्रोटीन बनाने वाला है। अब प्रोटीन क्या होता है? आपकी अमाइनो एसिड्स की चेन को आप प्रोटीन कहते हैं। अमाइनो एसिड 1 I'm having 2, I'm having 3, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया पेप्टाइड बॉन्ड से। पेप्टाइड बॉन्ड से तो ये जो चेन है ये पॉलीपेप्टाइड बन गया, मतलब ये मेरा प्रोटीन बन गया। ठीक है, अब mRNA की सीक्वेंस से मुझको प्रोटीन बनाना है। mRNA में है न्यूक्लियोटाइड्स ATGC। अमाइनो एसिड्स होते हैं आपके 20। बहुत सारे साइंटिस्ट सामने आए जिन्होंने कहा कि यार अमाइनो एसिड बनाने के लिए जो न्यूक्लियोटाइड्स पार्टिसिपेट करेंगे ये दैट शुड बी इन द कॉम्बिनेशन। 4 न्यूक्लियोटाइड 20 अमाइनो एसिड, मैथमेटिक्स बैठ नहीं रहा, तो कॉम्बिनेशंस लगाने पड़ेंगे। तो अगर हम दो दो एक साथ में रखें, 2 न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड बना रहा है तो भी नंबर जस्टिफाई नहीं होता। बट अगर हम 3 न्यूक्लियोटाइड रखें एक साथ में तो आपका नंबर जस्टिफाई हो पाएगा। 3 न्यूक्लियोटाइड से हमारे पास 64 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। 64 कोडॉन फॉर 20 अमाइनो एसिड्स जस्टिफाइबल नंबर है। ऑलराइट बच्चे, तो फाइनली ये प्रूव हुआ दैट जेनेटिक कोडॉन जो है, कोडॉन जो पार्टिसिपेट कर रहा है अमाइनो एसिड फॉर्मेशन में, इट इज ट्रिपलेट ऑफ बेसिस। ट्रिपलेट ऑफ बेसिस, इसमें ना 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं इन द कोडॉन। एंड फाइनली वी हैव दीज 64 कोडॉन्स जो आप देख पा रहे हो। किस किस अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है ये भी आप देख पा रहे हो। बाकी याद हो ना हो, बट स्टॉप कोडॉन्स आपको जरूर याद होने चाहिए। व्हाट आर स्टॉप कोडॉन्स? स्टॉप कोडॉन्स आर द वंस जो कि आपके प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। ट्रांसलेशन की प्रोसेस को एंड करने वाले कोडॉन विल बी स्टॉप कोडॉन। ये ऐसे कोडॉन है जिसके कोरस्पोंडेंस में कोई भी अमाइनो एसिड नहीं सिंथेसाइज होता, कोई भी टीआरएनए अमाइनो एसिड को कैरी नहीं करेगा, उसको आप स्टॉप कोडॉन कहते हैं। पूरे चेकर बोर्ड में 3 ही स्टॉप कोडॉन्स आपके होते हैं, 3। वन इज UA UAE, देन UAG UAG, देन उगाव UGA। ये तीनों स्टॉप कोडॉन आपके जहन में बैठे होने चाहिए। ये प्रोसेस को स्टॉप करते हैं, इनकी कोरस्पोंडेंस में कोई भी अमाइनो एसिड सिंथेसाइज नहीं होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर में काफी बार यहां से सवाल पूछा गया है स्टॉप कोडॉन्स को लेकर के। ऑलराइट, तो तीनों की सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। तीनों की सीक्वेंस, इसका काम क्या है स्टॉप कोडॉन का, ये आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट बच्चे, तो these triplets present in the mRNA are called as codon। इसको आप कोडॉन कहते हैं। Now there is this one slide जहां से एक क्वेश्चन जरूर आपका आएगा। सिर्फ एक स्लाइड को पढ़ लोगे तो 4 नंबर अपने पॉकेट में जरूर लेकर के जाओगे। वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, सारे के सारे फीचर्स ऑफ कोडॉन को मैंने एक ही स्लाइड पर लिख दिया है ताकि आप बच्चों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। पहला पॉइंट, ट्रिपलेट कोडॉन माने 3 न्यूक्लियोटाइड फॉर्म से कोडॉन, 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक कोडॉन को बनाते हैं। राइट, दूसरा पॉइंट, इसका जो प्रॉपर्टीज की हम बात करें वो डीजेनरेट होता है, मतलब सम अमाइनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन। एक कोडॉन से ज्यादा कोडॉन रिस्पॉन्सिबल है आपके अमाइनो एसिड को फॉर्म करने के लिए। अब यह सिंपल सी बात है भाई, 64 कोडॉन्स हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में मेरे को 20 अमाइनो एसिड्स बनाने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है भैया एक अमाइनो एसिड विल बी कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन, तो इस प्रॉपर्टी को आप डीजेनरेट कहते हैं। थर्ड इज नॉन ओवरलैपिंग। व्हाट इज दैट? कोडॉन्स डू नॉट ओवरलैप, ओवरलैप नहीं करते हैं, कोई कोमा, कोई पंक्चुएशन, कोई फुल स्टॉप, कुछ भी नहीं होता है, बस एक कॉन्टिन्यूअस वे में कोडॉन्स आपके प्रेजेंट होते हैं। नंबर 4, स्टॉप कोडॉन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, 3 कोडॉन्स that do not code for any amino acid, they are stop codons। क्या क्या है स्टॉप कोडॉन्स आपके? UAA, UAG and UGA, UA, UAG, UGAV, these are the 3 stop codons which are present। Next point is the 5th point which is dual nature। AUG की अगर आप बात करें, again very important, it is initiator codon।
ये हमेशा प्रोसेस को स्टार्ट करता है, शुरुआत करता है। शुरुआत करने के अलावा ये एक अमाइनो एसिड को भी कोड करता है, विच इज कॉल्ड एज मिथ्योनिन। तो क्या हर एक प्रोटीन में पहला अमाइनो एसिड मिथ्योनिन होगा? द आंसर इज यस. Answer is yes. Your first amino acid, your first initiator codon that will code for an amino acid, which will always be methionine. That will be methionine. Very important information. Then we have nearly universal. A codon codes for the same amino acid. अब चाहे तुम बैक्टीरिया की बात करो, चाहे तुम ह्यूमंस की बात करो, ट्रिपल यू विल फॉर्म फिनाइल एलानिन। चाहे बैक्टीरिया से आइसोलेट कर लो, चाहे ह्यूमन से कर लो, चाहे कॉकरोच से कर लो, चाहे किसी भी प्राणी से आप कर लो, नियरली यूनिवर्सल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अनएम्बिग्युअस। ए कोडोन इज स्पेसिफिक टू वन अमाइनो एसिड। देखो दोनों बातों में डिफरेंस है। डीजेनरेट से कंफ्यूज नहीं होना। अनएम्बिगुअस का मतलब है एक कोडॉन स्पेसिफिक होगा उसी अमाइनो एसिड के लिए। मैं बोल रही हूं एक अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए एक से ज्यादा कोडॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं, दोनों उल्टी बातें हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो कोई भी कोडॉन, सपोजिंगली ट्रिपल यू, वो फिनाइल एलानिन ही बनाएगा, वो स्पेसिफिक है उस अमाइनो एसिड के लिए। ऑलराइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, it is continuous in fashion. There are no punctuations, no full stops, no commas, nothing in between your codons. So there are no punctuations between codon and are read in mRNA in a continuous fashion. Continuously इनको read किया जाता है। कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज मुझसे पूछिए। इस एक स्लाइड में आई हैव एडेड प्रीटी मच एवरीथिंग अबाउट योर जेनेटिक कोड्स। कम ऑन, तभी तो वन शॉट में तैयारी हो पाएगी भाई। अब समय कम है, इस कम समय में मैक्सिमम आउटपुट को हमें निकालना है। हाँ जी, डन। चला जाए आगे। नेक्स्ट टॉपिक इज योर म्यूटेशन। मैं पढ़ा चुकी हूं आपको पीवाई के अंदर भी, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के अंदर भी, यहाँ एमबीआई में भी म्यूटेशन दिया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक सवाल आ जाता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन से, तो जनरली ऐसा सवाल पूछ लेता है एग्जामिनर जिससे कि तुम्हारे तोते उड़ जाते हैं। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन से देख लेते हैं क्या है फ्रेम शिफ्ट, क्या क्या टाइप ऑफ म्यूटेशंस होती हैं। बच्चे, म्यूटेशन इज द फिनोमिना दैट कैन रिजल्ट इन ऑल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस। डीएनए के सीक्वेंस में चाहे एक पॉइंट पे, चाहे पूरी सीक्वेंस में कुछ चीज को इंसर्ट कर दो, डिलीट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, फ्रेम शिफ्ट कर दो, दैट इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। 3 डिफरेंट टाइप्स का प्रेजेंट होता है। वन इज सब्स्टिट्यूशन, सेकंड इज इंसर्शन एंड थर्ड इज डिलीशन। तीनों को थोड़ा विस्तार से हम समझ लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन, मैंने एक न्यूक्लियोटाइड निकाला, उसकी जगह दूसरा ऐड कर दिया। ऐड या डिलीट नहीं किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन। वेरी कॉमन एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं काफी बार, which is your sickle cell anemia. It is an example of point mutation and substitution mutation. Adenine is replaced with thymine. अब इससे फर्क ये पड़ता है, एडेनिन अगर प्रेजेंट था तो ग्लूटामिक एसिड आपका बन रहा था, थाइमिन आ गया तो आपका वेलिन बनता है। तो बीटा ग्लोबिन चेन, बच्चों कम ऑन, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ लास्ट क्लास में, सारे बच्चे मेरे साथ में रिवाइज करो। बीटा ग्लोबिन चेन के 6th पोजीशन पे आपका सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। इंस्टेड ऑफ ग्लूटामिक एसिड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ वेलिन। उसकी वजह से जो नॉर्मल शेप था आरबीसीज का, इट इज मॉडिफाइड इनटू सिकल शेप। ये मॉडिफाई होकर के अपने आप को सिकल शेप बना लेता है, एंड दैट्स व्हाई सिकल सेल एनीमिया हैज बीन कॉज्ड। ठीक है बच्चों, सिंपल म्यूटेशन, सब्स्टिट्यूशन, एक न्यूक्लियोटाइड रिप्लेस हो गया है दूसरे से। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इंसर्शन। नाम से समझ में आ रहा है, मैंने एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर दिया है। डिलीशन, मैंने एक को डिलीट कर दिया है। तो इंसर्शन में 1 और 2 बेस पेयर आर इंसर्टेड इनटू द डीएनए सीक्वेंस। अब इंसर्ट होगा तो पूरा रीडिंग फ्रेम आपका चेंज हो जाएगा। यस, इट विल कॉज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। रीडिंग फ्रेम कैसे चेंज होगा? जैसे मान लीजिए दिस इज योर सीक्वेंस, ये आपका सीक्वेंस है, ठीक है, AUG, GUC, CUG। अब मैंने क्या किया, कलर चेंज करती हूं मैं,
मैंने क्या किया बच्चों, मैंने यहाँ फर्स्ट नहीं, फोर्थ पोजीशन पे लेट से ग्वानिन को ऐड कर दिया। नाउ द न्यू सीक्वेंस विल बी AUG, ग्वानिन ऐड हुआ GGU, CCU एंड G। आप देखिए अलग ही अमाइनो एसिड बन जाएगा, अलग ही प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा अगर एक दो न्यूक्लियोटाइड्स को मैंने ऐड कर दिया तो। इन ए सिमिलर वे अगर मैं डिलीट कर दूं तो भी आपका रीडिंग फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा, देयर विल बी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो इंसर्शन और डिलीशन ऑफ one or two nucleotide will lead into change in the reading frame। वन और टू क्यों बोल रही है मैम, वाई नॉट थ्री? बिकॉज अगर थ्री अगर आप ऐड कर देंगे तो एक पूरा कोडोन ऐड या पूरा कोडोन डिलीट हो जाएगा। तो इंसर्शन और डिलीशन ऑफ थ्री और इट्स मल्टीपल बेस लीड्स टू इंसर्शन और डिलीशन ऑफ वन और मल्टीपल कोडोन। दिस फर्दर लीड्स टू एडिशन और डिलीशन ऑफ वन और फ्यू अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो जो रीडिंग फ्रेम है उसके बाद सेम रहेगा, उस पॉइंट पे चेंज होगा, उसके बाद उसके पहले सेम रहेगा। वन और टू न्यूक्लियोटाइड से ज्यादा हमारा नुकसान होगा, थ्री से उतना नुकसान हमें नहीं होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। समझने के लिए एग्जांपल की मदद से आपको समझाती हूँ। A frame shift mutation changes the way in which the sequence is read। क्या आपके अमाइनो एसिड्स बनने जा रहे थे, क्या बन रहे, पूरा चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे here is a sequence of words, इसको आप देखिए ये तीन एक लेटर को आप पूरा कोडोन मान सकते हैं। ठीक है, द कैट एंड डॉग आर बिग, राइट। अब मैंने क्या किया, इफ देर इज डिलीशन ऑफ वन बेस तो एंटायर रीडिंग फ्रेम आपका चेंज हो जाता है। अगर मैंने इस सी को डिलीट कर दिया तो द, अब ये ए यहां ऐड होगा बिकॉज इट हैज टू बी ट्रिपलेट, हमेशा ट्रिपलेट ऑफ बेसिस होगा कोडोन आपका। द ATA, NDD, OGA, REB सब कुछ ही हालात ही बदल गया, पूरा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ने हालात जज्बात सब बदल दिया। एज अ रिजल्ट पूरा रीडिंग फ्रेम आपका शिफ्ट हो गया। ठीक है, चलिए यहीं पे इफ देर इज डिलीशन ऑफ थ्री बेसिस देन द फ्रेम डज नॉट शिफ्ट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ म्यूटेशन ऑनवर्ड्स, तब ये नहीं शिफ्ट होगा, बट ए कोडोन इज डिलीटेड एंड वन अमाइनो एसिड इज डिलीटेड फ्रॉम द प्रोटीन। जैसे द कैट एंड डॉग था, ये तीन के तीन को मैंने डिलीट कर दिया, अब एंड हट गया, द कैट डॉग्स आर बिग, तो पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज नहीं हुआ, उसी पॉइंट पे मॉडिफिकेशन हुआ जिस पॉइंट पे आपका चेंज हुआ है, पूरा रीडिंग फ्रेम अपना बच जाता है। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये कहानी किसको समझ में आ चुकी है? यस बच्चों, ये कहानी समझ आ गई है? चलिए आगे, टीआरएनए। टीआरएनए इज द एडेप्टर मॉलिक्यूल। भैया प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है हमने समझ लिया, वी नीड एमआरएनए सीक्वेंस, उसी पे ही कोडॉन प्रेजेंट है। उसके अलावा हमने बात करी जो राइबोसोम्स है वो आके अटैच होंगे, है ना, जिसमें आपका आरआरएनए प्रेजेंट है। एंड वी हैव टीआरएनए, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, इसको आप एडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। ऐसा क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है देख लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर को आप देखिए, इसको आप क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसमें 3 and 5 प्राइम एंड है। इट्स एक्चुअल स्ट्रक्चर लुक्स लाइक इन्वर्टेड लेटर एल के जैसा आपको दिख रहा है। तो वी हैव अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड which is this, it binds to amino acid, we have anticodon loop। अब समझिएगा, we have AUG कोडॉन, इसका कॉम्प्लीमेंट्री हुआ UAC। तो इस टीआरएनए के एंटीकोडॉन लूप पे अगर यहाँ पे UAC प्रेजेंट है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड विच इज मिथ्योनिन विल बी अटैच्ड ओवर हियर। समझ पा रहे हो? तो इस कोडॉन के विद रिस्पेक्ट में जो एंटीकोडॉन है उसका अमाइनो एसिड विल बी अटैच्ड टू द टीआरएनए। इसको आप कहते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए मॉलिक्यूल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज फर्स्ट फेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ऑल राइट, तो ये जो टीआरएनए है इट एक्ट्स एज एडेप्टर मॉलिक्यूल दैट ब्रिंग्स द cognate amino acid and the respective codon on mRNA during protein synthesis। देख लेते हैं जी, process of translation which is your protein synthesis का
process which is process of protein synthesis, that is your translation. कैसे होता है जी? पहला स्टेप तो मैंने आपको समझा ही दिया कि आपका टीआरएनए का चार्जिंग होगा। तो दिस इज प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स टू फॉर्म ए पॉलीपेप्टाइड। कहाँ होता है बच्चे? साइटोप्लाज्म में। द ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स आर स्पेसिफाइड बाय द सीक्वेंस ऑफ कोडोन्स इन द एमआरएनए। जो एमआरएनए में सीक्वेंस है उसी के कॉरस्पॉन्डेंस में आपके अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस बनेगा, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डेंस में आपकी टीआरएनए पे एंटीकोडोन लूप प्रेजेंट है। उस एंटीकोडोन लूप के कॉरस्पॉन्डेंस में अमाइनो एसिड वहां पे अटैच होने वाला है। दैट्स व्हाई जो सीक्वेंस है इट विल रिमेन सेम। एंड जो आपके अमाइनो एसिड्स है दे विल बी जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड के तहत ज्वाइन हो जाएंगे। तो बच्चे 2020 का कंफ्यूजिंग क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन आपके सामने समझाने जा रही हूं। एनसीईआरटी की लाइंस में लिखा हुआ है टीआरएनए चार्जिंग क्या होता है। टीआरएनए चार्जिंग को आप अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप अमाइनो एसिड को ऐड कर रहे हैं। जो आपका टीआरएनए है उसमें जो एंटीकोडोन लूप है, एंटीकोडोन मींस कॉम्प्लीमेंट्री टू योर कोडोन सीक्वेंस, इस एंटीकोडोन के हिसाब से अमाइनो एसिड को ऐड किया जाता है। दिस इज द फर्स्ट फेज। ये आपका फर्स्ट फेज है मेरे बच्चे ट्रांसलेशन का, विच इज योर अमाइनो एसाइलेशन। अमाइनो असाइलेशन, राइट बच्चे। तो ये प्रोसेस जो है वो अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज जो है वो कैटेलाइज कर रहा होता है ना। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन? सबसे पहले इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन समझ लेते हैं जी डिटेल में। इनिशिएशन की अगर आप बात करेंगे तो इनिशिएट होगा एक सिंपल अमाइनो एसिड से जिसको कि आप स्टार्ट कोडोन कहते हैं। एयूजी अमाइनो एसिड जो बनेगा पहला दैट वुड बी योर मिथ्योनिन। मिथ्योनिन तो सबसे पहले एमआरएनए में प्रेजेंट है एयूजी। द राइबोसोम बाइंड्स टू द एमआरएनए एट द स्टार्ट कोडॉन and is recognized only by the initiator tRNA। क्यों? क्योंकि initiator tRNA अपने एंटीकोडोन लूप में लेकर के आ रहा है UAC and इसका corresponding amino acid is your methionine। तो शुरुआत हो गई है भाई बच्चों, शुरुआत हो गई है, एंटीकोडोन लूप लेकर के आ गया है मिथ्योनिन को। शुरुआत होने के बाद आपका होगा जी इलोंगेशन। जो नेक्स्ट चार्ज टीआरएनए है दैट विल बाइंड टू द नेक्स्ट कोडोन, नेक्स्ट को बाइंड करेगा। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता रहेगा अमाइनो एसिड्स के बीच में। राइबोसोम आगे शिफ्ट हो जाएगा कोडोन टू कोडोन एंटायर एमआरएनए में। टीआरएनए अटैच होते रहेंगे, अमाइनो एसिड आपके बाइंड होते रहेंगे विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो पॉलीमराइजेशन होता जा रहा है जो कि कंटिन्यू रहेगा। राइबोसोम शिफ्ट हो करके कोडोन टू कोडोन शिफ्ट हो करके आपका प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहा है। ऑलराइट बच्चों, ऑलराइट, एम आई क्लियर इन दिस स्टेप? एम आई क्लियर? अब कहानी आती है टर्मिनेट कैसे होगा, स्टॉप कैसे होगा। स्टॉप करने के लिए वी हैव स्टॉप कोडोन्स, है ना। मजेदार सी बात है, स्टॉप कोडोन जो है इसका कोरस्पॉन्डेंस में देयर इज नो टीआरएनए, खाली टीआरएनए, कोई अमाइनो एसिड ही नहीं है। तो जब राइबोसोम आगे शिफ्ट हो गया और कुछ भी नहीं आया उसके पास, कोई टीआरएनए कोई अमाइनो एसिड नहीं आया, तो वहां पे प्रोसेस विल बी स्टॉप्ड। जो ये चेन बन चुकी थी अमाइनो एसिड्स की, जो ये प्रोटीन बन चुका है, ये वहां से निकल जाएगा एंड आपका राइबोसोम भी लार्ज एंड सब यूनिट वहां से निकल जाएगा। ऑलराइट बच्चों, तो समझ में आया आपको। शुरुआत होती है एयूजी से, खत्म होता है स्टॉप कोडॉन पे। एयूजी इज योर स्टार्ट कोडॉन जो कि मिथ्योनिन को कोड कर रहा है। सबसे पहले आपका टीआरएनए व्हिच इज हैविंग मिथ्योनिन वो आएगा अपनी एंटीकोडोन लूप को लेकर के, एयूजी के साथ में फिक्स हो जाएगा। फिक्स होने के बाद अमाइनो एसिड उसका मिथ्योनिन वहां पे बना देगा। राइबोसोम में शिफ्टिंग होती रहेगी, टीआरएनएस आते रहेंगे, अमाइनो एसिड्स बाइंड होते रहेंगे विद हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, प्रोटीन बनाते रहेंगे। कब तक? जब तक कि स्टॉप कोडोन नहीं आ जाता। स्टॉप कोडोन आपके 3 होते हैं,
UAA, UAG, UGA। जब स्टॉप कोडॉन आएगा तो ऐसा क्या चेंज होगा? देयर इज नो tRNA कॉरेस्पॉन्डेंस टू दो स्टॉप कोडॉन, देयर इज नो अमाइनो एसिड, तो कुछ भी नहीं आएगा, तो वहीं पे ही प्रोसेस आपकी स्टॉप हो जाएगी। जो चेन आपकी बन चुकी है अमाइनो एसिड्स की वो रिलीज हो जाएगी एंड राइबोसोम भी आपका डिमोलिश हो जाएगा, आपका सेपरेट होकर के अपने अपने स्थान पे वापस से पहुंच जाएगा। नाउ एक चीज और होती है विच इज कॉल्ड एज UTR, untranslated reasons, very important previous year questions। तो UTRs क्या होते हैं? Codon from the start codon AUG to the codon before the stop codon codes for polypeptide synthesis। अब स्टार्ट से पहले एडिशनल सीक्वेंस प्रेजेंट इन द mRNA दैट आर नॉट ट्रांसलेटेड, उसको ट्रांसलेट आप नहीं करते हो, उस तभी तो आप इसको अनट्रांसलेटेड कहते हैं, UTRs कहते हैं। कहाँ प्रेजेंट है? ये 5 प्राइम एंड में तो स्टार्ट कोडोन से पहले, 3 प्राइम एंड में स्टॉप कोडोन के बाद में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट से आपका शुरू हुआ था, स्टॉप पे आपका खत्म हुआ था। स्टार्ट से पहले एंड स्टॉप के बाद में जो सीक्वेंस प्रेजेंट है उसको आप UTR कहते हैं। ये ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, तो फिर इसका क्या फायदा हुआ? क्यों पड़ी हुई है ये सीक्वेंस? तो बच्चे ऐसा समझा गया है साइंटिस्ट के द्वारा कि ये जो सीक्वेंस इट इज एफिशिएंट फॉर ट्रांसलेशन, ये एफिशिएंट बनाता है प्रोसेस को, ऑल्दो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता। जैसे कि क्लास मैं ले रही हूं आपकी, है ना, आपको लग रहा होगा कि मैम ही तो हमारे रैंक दिलाएंगी, लेकिन मेरे पीछे बहुत बड़ी एक टीम काम कर रही है। ये वीडियो मैंने बना दिया, इसको अपलोड करने के लिए एक डिफरेंट टीम है, आप बच्चों तक पहुंचाने के लिए एक डिफरेंट टीम है, तो सबका भी एक अहम योगदान होता है। तो प्रोसेस को एफिशिएंट बनाने के लिए वी हैव वेरियस पीपल जिसका अलग अलग चीज में एक्सपर्टीज है। सिमिलरली जो UTR है आपका, ये भी प्रोसेस को एफिशिएंट बनाता है। ये डायरेक्टली प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है, बट उसके एफिशिएंट बनाने के पीछे ये भी एक मेजर हाथ होता है। ऑलराइट बच्चे, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। पेपर उठा लो प्रीवियस ईयर वाले, देख लो भैया लैक ओपेरॉन से किस साल क्वेश्चन नहीं आया है। लैक ओपेरॉन से आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है मेरे बच्चों, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी यहां से आ सकता है। आपका एंजाइम्स के नाम आपसे पूछ सकता है, प्रोडक्ट आपसे पूछ सकता है। रेगुलेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। देख लेते हैं जी रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अगर मैं बात करूं यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स पे आप 4 लेवल पे रेगुलेट करते हो एक्सप्रेशन को। पहला ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे, दूसरा प्रोसेसिंग के लेवल पे, बिकॉज यहाँ पे तो HNRNA बन रहा है, इसको आगे चल के मेरे को mRNA में भी कन्वर्ट करना है। 3 स्टेप्स थे, याद है? कम ऑन एवरीवन, 3 स्टेप्स, कैपिंग, स्प्लाइसिंग, टेलिंग, विच इज प्रोसेसिंग लेवल, वहां पे भी मैं रेगुलेट कर सकती हूँ। तीसरा, जब ट्रांसपोर्ट कर रही हूँ उस mRNA को फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, एंड चौथा इज ट्रांसलेशन। प्रोकैरियोट्स की मैं बात करूं तो कंट्रोल कर सकते हो आप रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को मेजरली एट ट्रांसक्रिप्शन साइट पे ही, मेजरली ट्रांसक्रिप्शन पे। लैक ओपेरॉन क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है, लेट्स अंडरस्टैंड। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डायग्राम बेस्ड सवाल भी आता है। तो डायग्राम जो आपका NCERT का डायग्राम है मेरे प्यारे बच्चों, वो उससे भी आप थोरो होने चाहिए। Operon is defined as a system where polycistronic structural gene is regulated by a common promoter and regulatory gene. E. coli जो होता है वो प्रेफर करता है ग्लूकोज को एज ए एनर्जी सोर्स। समटाइम्स जब ग्लूकोज एब्सेंट है तो वो लैक्टोज को यूज कर लेता है। लैक्टोज आपका डाइसैकेराइड है जिसमें ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो देख लेते हैं लैक ओपेरॉन कैसा दिखता होता है। तो बच्चे we have this lac I जो कि regulatory gene है for lac operon, it codes for repressor of the lac operon. Then we have promoter, we have operator and we have these 3 structural genes. ठीक है, ऑपरेटर पे आपका रिप्रेसर बाइंड करता है,
प्रमोटर पे आपका मैं बता चुकी हूँ आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, प्रोसेस को इनिशिएट करता है। वी हैव दीज 3 स्ट्रक्चरल जीन्स। याद करने का सिंपल सा तरीका, आई कोड फॉर रिप्रेसर, देन वी हैव जया बच्चन। जया बच्चन जैसे ही मीडिया को देखती है कैसे चेंज हो जाती है ना, मेरे फेस पे आके फ्लैश मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। तो जो मीडिया वाले हैं, जो पेपराजी हैं, वो कहते हैं आई जया बच्चन आ गई है, आ जाओ, दूर से पिक्चर उनकी क्लिक कर लेते हैं। यस, तो ZYA आर द 3 स्ट्रक्चरल जीन्स। किस किस के लिए कोड करते हैं समझ लेते हैं। अगर हम बात करें जया बच्चन की, तो Z वाला जो जीन है इट कोड्स फॉर, या लिख देती हूँ, बीटा galactosidase enzyme, beta galactosidase. This Y codes for permease. This A codes for transacetylase. बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम होता है बच्चों लैक्टोज को ब्रेक करना इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। वाई जीन परमेज, जो परमिएट कराता है, लैक्टोज को परमिएट कराता है सेल में, दैट इज परमेज। ट्रांस एसिटाइलेज का फंक्शन अभी प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, अभी भी साइंटिस्ट इस पे अपना काम कर रहे हैं। ऑलराइट, तो 2 सीन है। पहला सिनेरियो है जब आपका ई कोलाई ग्लूकोज को यूज कर रहा है, ठीक है। जब ई कोलाई ने ग्लूकोज को प्रेफर किया, उस केस में इस आई ने रिप्रेसर को बनाया एंड ये ऑपरेटर के कर देगा बाइंड। ऑपरेटर के बाइंड करने के बाद ये प्रमोटर आपका यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जो है उसका रास्ता ब्लॉक हो गया। रास्ता ब्लॉक हो गया तो ZYA का ट्रांसक्रिप्शन इज नॉट पॉसिबल। ना ट्रांसक्राइब करेंगे ना ही ये ट्रांसलेट करेंगे, तो कोई भी यहाँ पे एंजाइम नहीं बना पाएंगे। व्हाई? बिकॉज आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता ब्लॉक्ड है। किसके थ्रू? रिप्रेसर के थ्रू, जिसने आपके ऑपरेटर से बाइंड कर लिया है, ठीक है। तो ग्लूकोज आपका मेटाबोलाइज हो रहा है, कोई फाइट नहीं है। सेकेंड कहानी में ट्विस्ट आता है कब? जब आपका लैक्टोज को यूज किया जाता है। अब क्या होगा जी? लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने के लिए मेरे को चाहिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो कि लैक्टोज को करता है मेरे बच्चे ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, उसको परमेट कराता है एंड फाइनली उसको मेटाबोलाइज कराने में हेल्प करता है। अब जो मेरा दुश्मन है वो है रिप्रेसर, जो कि यहाँ पे ऑपरेटर पे बाइंड कर रहा था, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज काम नहीं कर पा रहा था। अब पहला काम ये है दुश्मन को दूर हटाओ। कैसे हटाएंगे? जो आपका लैक्टोज है, लैक्टोज या एलोलैक्टोज, वो क्या करते हैं, वो जा करके आपके इस रिप्रेसर के बाइंड कर लेते हैं। बाइंड कर लिया ताकि ये रिप्रेसर यहाँ बाइंड ना कर पाए। यहाँ नहीं बाइंड कर पाया तो आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आराम से, उसका रास्ता साफ है, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन कर देगा। यस, तो इसको इनएक्टिव कर दिया बाय द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, एंड इंड्यूसर इज योर लैक्टोज और एलोलैक्टोज, जिसने कि यहाँ पे आके बाइंड कर लिया एंड इसकी वजह से ऑपरेटर आपका फ्री हो गया। आरएनए पॉलीमरेज भी इजीली अपना ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कर पा रहा है, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी बन पाएगा, परमेज भी बन पाएगा, ट्रांसएसिटाइलेज भी बन पाएगा। तीनों के तीनों बन जाएंगे एंड प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ऑलराइट बच्चों, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है, कोई सवाल है, कोई दुविधा है तो आप बच्चे मुझसे पूछ सकते हो। If everything is clear, तो let's move on to the hot shot topic of MBI, which is DNA fingerprinting। 2022 का सवाल देख लो भैया, पॉलीमॉर्फिज्म भी क्वेश्चन आया हुआ है। कोई साल उठा लो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे मोर और लेस हर साल सवाल जरूर आया है। व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट? भाई एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, जो टॉपिक्स आपको अवेयरनेस देते हो, जो टॉपिक्स ऐसे हो जो ना सिर्फ बायोलॉजी बट जनरली अवेयरनेस के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, वो टॉपिक तो आप जरूर पढ़ के जाओ, बिकॉज एनटीए वहां से क्वेश्चन जरूर उठाता है आपके, ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, फिंगरप्रिंट्स हम सबके यूनिक है। कोई क्रिमिनल साइट के ऊपर आप हेयर का लेके, छोटा सा फॉलिकल लेकर के, नेल का छोटा सा कुछ पार्ट लेकर के, ब्लड का स्टेन लेके आप पूरा डीएनए आइडेंटिफाई कर पाते हो, पूरा उस क्राइम सीन को डिपिक्ट करके पूरे क्रिमिनल तक आप पहुंच पाते हो थ्रू डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, है ना। किसी का बच्चा मेले में गुम हो गया है, उसकी पिताश्री को फाइंड आउट करना है, तो पैटर्निटी फाइंडिंग अगर करनी है तो वी नीड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है देख लेते हैं बच्चे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इट इज यूज्ड टू कंपेयर डीएनए ऑफ टू इंडिविजुअल्स।
इनिशियली जेफरी साहब ने इसको बनाया था, देख लीजिए अच्छे से, ये महानुभाव ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को इजाद किया था। ही यूज्ड ए सैटेलाइट डीएनए एज प्रोब दैट शोज अ वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। It was called as VNTR, variable number of tandem repeats। देख लेते हैं डिटेल में VNTR। In this sequence, a small stretch of DNA is repeated many times। इसीलिए आप कहते हैं इसको VNTR, variable number of tandem repeats, because एक small stretch काफी बार repeat हो रहा है। They are separated from bulk genomic DNA as different peaks during density gradient centrifugation। Small peaks को आप satellite DNA कह देते हैं। Satellite DNA क्या होता है? Highly repetitive DNA sequence that normally does not code for protein. It forms a large portion of human genome। Human genome का large portion बनाता है। Human genome क्या होता है? Human genome project क्या था? अभी अगले 2 मिनट में हम समझने वाले हैं। इसको आप क्लासिफाई करते हो on the basis of length of segment, number of repetitive units and base composition के हिसाब से। Satellite DNA, it also shows a high degree of polymorphism, which is useful in the DNA fingerprinting technique। The polymorphism is basis of DNA fingerprinting, right? तो अगर हम बात करें पॉलीमॉर्फिज्म की, तो वी हैव सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज एंड वी हैव लार्ज स्केल पे चेंज। तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, खाली स्टेप्स आपसे पूछ देगा। आपसे पूछा व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ABCD में आपको स्टेप्स दे दिए और आपको करेक्ट फाइंड आउट करना है। या फिर आपसे फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ से आपसे पूछ सकता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टेप्स क्या होते हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज डीएनए आइसोलेशन। DNA isolation is performed from the biological sample। आपका किसी साइट पे, अगर आप क्रिमिनल साइट को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जल्दीबाजी में कोई हेयर फॉलिकल गिर गया हो, कोई ब्लड का स्ट्रेन रह गया हो, या कोई नेल वगैरह से हल्का बहुत डीएनए भी अगर मिल जाए, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज वी नीड टू आइसोलेट दैट डीएनए। सेकेंड स्टेप इज रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। तो वी हैव रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जिसको कि आप मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं, जो कट करने के काम में आता है, जो कि डीएनए को डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट स्टेप इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। आप सेपरेशन करते हो डीएनए फ्रेगमेंट का थ्रू इलेक्ट्रोफोरेसिस। देन यू हैव टू ट्रांसफर दैट डीएनए फ्रेगमेंट्स टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन। सदर्न ब्लॉटिंग में भी आप ये चीज करते हो, तो आपने इसको ट्रांसफर कर दिया टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन। Fifth step will be hybridization using labeled VNTR probe। VNTR probes को यूज करके आप उसको हाइब्रिडाइज कराते हो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज ऑटो रेडियोग्राफी, जहां पे आप डिटेक्शन करते हो हाइब्रिडाइज डीएनए फ्रेगमेंट्स का, राइट? तो ये 6 स्टेप्स का सीक्वेंस आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ऑटो रेडियोग्राफी कब होता है, प्रोबिंग कब होता है, आइसोलेशन कब है, आरई एंजाइम से कट कब होता है, ये सीक्वेंस आपसे बहुत 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 बार पूछा जाता है। एप्लीकेशंस की बात करें तो बातों बातों में मैंने आपको सारी एप्लीकेशन बता दी है। पैटर्निटी टेस्टिंग, बच्चा आपका कुंभ के मेले में गुम हो गया है जी, क्या करेंगे जी? आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को परफॉर्म करके फाइंड आउट कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी पिताश्री की बहुत सारे पैसे हैं उसके पास में, तो बड़े सारे बच्चे क्लेम करते हैं कि हम भी आपके बच्चे, हम भी आपके बच्चे, ताकि बैठे बैठे पैसा मिल जाए। तो उस केस में भी आप फाइंड आउट कर सकते हो कि एक्चुअल में कौन झूठा है कौन सच्चा है। सो पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए वी हैव डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देन क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन के लिए आप इसको यूज करते हो। फोरेंसिक साइंस में तो ऑब्वियसली आप यूज करते ही हो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को। ऑलराइट एवरीवन, तो भाई जनता जनार्दन, मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बड़े सालों तक थ्योरीज में रहा, फिर प्रैक्टिकलिटी में आने के बाद भी बहुत सारी फाइट मारनी पड़ी, बहुत सारे जद्दोजहद करके, बहुत सारे मीडियम्स को यूज करके फाइनली सारे के सारे जीनोम को सीक्वेंस कर लिया गया। समझ लेते हैं जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। ये एक मेगा प्रोजेक्ट था जिसको 1990 में लॉन्च किया गया, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। कंप्लीटेड इन 2003। इसका एम बहुत सिंपल साधारण था, पूरा कंप्लीट ह्यूमन जीनोम हमें सीक्वेंस करना था। किसने कोऑर्डिनेट किया? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने। पार्टनर्स क्या थे? जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना एंड यूके का वेलकम ट्रस्ट,
राइट। तो करते क्या है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, बेसिकली हमारे को करनी थी सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग क्या होती है, पूरे जीनोम में आइडेंटिफाई करना कि एग्जैक्टली कहां पे कौन सा न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, उसको आप डीएनए सीक्वेंसिंग कहते हैं। इसी को यूज किया गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर। It was closely associated with the rapid development of a new area in biology which is called as bioinformatics। आज अभी आजकल के टाइम पे बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ साइंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वहां पे आप कंप्यूटर्स को यूज करके पूरी बायोलॉजी को समझ पाते हो। हाँ जी, तो क्या क्या गोल्स को सेट किया गया, कोई भी एक्सपेरिमेंट आप करते हो पहले आप सेट करते हो एजेंडा कि भाई मेरे को ये चीजें करनी है, फिर आप फाइंडिंग्स देखते हो कि जो हमने सोचा था क्या वो फाइंडिंग्स हुई या नहीं हुई। तो पहले हम बात करते हैं क्या क्या गोल्स को सेट किया गया। फर्स्ट, there should be identification of approximately 20 to 25,000 genes। ह्यूमन डीएनए में जितने जीन्स प्रेजेंट है सबको आइडेंटिफाई करना। सेकंड वाज टू फाइंड आउट 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन डीएनए। अब इतना बेस पेयर सीक्वेंस है, उसको स्टोर करना इंफॉर्मेशन को डेटाबेस में, दैट वाज आल्सो चैलेंजिंग। improvement of tools for data analysis, then transfer related technologies to other industries, ethical, legal, social issues तो होते रहते, उसको भी टैकल करना was the main goal। मेथड्स की अगर आप बात करेंगे तो EST which is expressed sequence tag and sequence annotation। EST identifying all the genes that are expressed as RNA, that was EST। Sequence annotation sequencing the whole set of genome, coding and non-coding sequence, and later assigning different areas in the sequence with the function was sequence annotations। What are the steps? First step is isolation of DNA, conversion into random small fragments, then cloning and amplification of that DNA, then sequencing of DNA by Sanger's principle। मैक्सवेल एंड सेंगर्स दो प्रिंसिपल्स उस टाइम पे सामने आते थे, तो सेंगर्स प्रिंसिपल के हिसाब से हमने सीक्वेंसिंग करी, देन एनोटेशन किया एंड असाइनिंग ऑफ डीएनए करी, राइट। तो ये सब करने के बाद क्या तथ्य, क्या फीचर्स हमारे सामने आए। पहला फीचर, ह्यूमन जीनोम कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 3164.7 मिलियन बेस पेयर। इतना बड़ा जीनोम है आपका, इतना बड़ा। देन एवरेज साइज ऑफ ए जीन की आप बात करें 3000 बेसिस का एक जीन होता है। लार्जेस्ट जीन इज योर डिस्ट्रोफिन। The total number of genes 30,000, estimated at 30,000। Function of over 50% gene is unknown, हमें पता ही नहीं है कि क्या उसका function होता है। Less than 2% of genome codes for protein। Most of the genome contain repetitive sequence। Chromosome 1 has 2968 genes, whereas Y chromosome has 231 genes। SNPs can occur in around 1.4 million locations। अब एप्लीकेशंस कहां पे आती है? एप्लीकेशंस आती है फर्स्ट, जैसे कैंसर है, अंडरस्टैंडिंग द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर्स। कैंसर का क्या बेसिस होता है, अगर सीक्वेंसिंग नहीं करी होती तो हम नहीं समझ पाते। इट इज ऑल्सो यूजफुल इन फोरेंसिक साइंस, है ना, जो आप VNTR सीक्वेंस निकाल के फिंगरप्रिंटिंग कर रहे हो, इट इज फिजिबल। वाई? बिकॉज सीक्वेंसिंग इज फिजिबल, सीक्वेंसिंग आप कर पा रहे हो ड्यू टू दिस प्रोजेक्ट, तभी तो आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कर पाते हो। It helps in understanding how thousands of genes and proteins work in interconnected network in cell। बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट ये क्या किया। ऑलराइट बच्चों, तो with this we are at the end of the chapter। चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। आपको कंप्लीट चैप्टर इस वीडियो से देखना है, उसके बाद में एक चीज मेरे लिए करना, प्रीवियस क्वेश्चंस लगाना। आप 2022 के, 2021 के, 2020 के 3 साल के पेपर लगा लो लेटेस्ट। एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बन पाएगा। बस इस लेक्चर को अच्छे से प्यार से समझना है, पूरा पढ़ना है वर्ड बाय वर्ड। इसके बाद एनसीईआरटी आप उठा लो, एक एक शब्द आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है इतने कम समय में। ठीक है बच्चों, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास जो कि आपकी कल होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना है, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, त्रस्त मत हो, परेशान मत हो।
पढ़ाई करते रहो, कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि आपको कैसे लग रही है क्लासेस। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना। बाय बच्चों, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।